चलो भाई, देखो, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो टेल मी समथिंग अबाउट कि क्या क्या अब तक शुरू हो गया आपके बैच में। केमिस्ट्री की कोई और लेक्चर हुई है इससे पहले? यस मोल सर। कंसेप्ट, अच्छा, मोल कंसेप्ट वाला एक लेक्चर हुआ था। गुड गुड, वेरी गुड। नहीं सर, हुआ नहीं है, इंट्रोडक्शन हम लोग का लिए थे। अच्छा, इंट्रोडक्शन हुआ था, नाम हम पूछ रहे थे सर। हाँ, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पूछ रहे थे। अरे वाह, मतलब नाम पूछने के साथ साथ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी पूछ लिया उन लोगों ने सर हाँ, ने। पहले वाह, बोल रहे थे सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर पूछे, एटॉमिक मास, ऐसा। चलो, तो तुम लोगों ने नाम के साथ साथ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी बता दिए। हाँ, क्या बात है। चलो, बहुत अच्छा। अब ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नाम तो तुम लोगों ने बता ही दिया, नाम धीरे धीरे हम लोग जान ही जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत ये है कि हम लोगों को जो पार्ट शुरू करना है उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। देखो, नॉर्मली ना हम लोग ट्रैक्स हम लोग के यहाँ चल रहे हैं। तो एक ट्रैक में केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर चल रहा है, तो दूसरे ट्रैक में हम दूसरा चैप्टर लेना। तो जो पहला ट्रैक था उसमें मोल कंसेप्ट चलेगा, और ये दूसरा ट्रैक है जिसमें मैं लूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबको क्लियर? सो बेसिकली इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो हमारा मेन पार्ट है, और एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप सब लोग पहले से आपको बहुत आइडिया है उसके बारे में, और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता उसमें, क्योंकि कम से कम हर स्टूडेंट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो जरूर पढ़ता है। हाँ, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं वहीं से। एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारे बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज जरूर मैं शुरू कर लूंगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। उस हिसाब से थोड़ा सा बातचीत अपन कर लेंगे, बट बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस है और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, सो दैट्स इट। सब लोग देखेंगे ध्यान से कि जो पार्ट मैंने शुरू किया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। बहुत सारी बातें इसके बारे में आएगी सामने। देखो, कुछ बच्चे अभी आ ही रहे हैं। एक तो मैं पहले बोल दूं, बिकॉज ये पहला क्लास है, कि नेक्स्ट टाइम से क्लास का जो टाइमिंग होगा उससे प्लीज 5 मिनट पहले आ जाओ, क्योंकि ना तुम देखोगे कि क्लास का बहुत सारा समय बाद में बर्बाद होता है जब हम लोग बच्चे को एंट्री देते रहते हैं, और ऐसे फ्री भी नहीं कर सकते क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो तुम लोगों से मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि हो सके तो ध्यान ये रखो कि समय पे आ जाओ, 5 मिनट पहले आ जाओ, क्योंकि मान लो कभी इधर उधर कुछ हो तो बहुत सारा समय बर्बाद ना हो। आई रिक्वेस्ट कि 5 मिनट्स पहले आना इज गुड, सबके लिए अच्छा है ना? तो देखो, मैं जैसे कि कह रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करता हूँ, लेकिन बिफोर दिस एक दो चीजें हैं जो अच्छा है कि हम डिस्कस कर लें। जैसे पहली जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में 9th-10th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सब लोग बताइए। 9th-10th में हम लोग के पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने 9th-10th में? बताओ, कौन बताएगा? क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है 9th-10th में? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? सबको आवाज आ रही है? बताओ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। बस? अरे, और भी चीजें पढ़ी होगी ना, अच्छे से सोच के बताओ कि क्या क्या तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अच्छे से सोच के बताओ क्या क्या पढ़े हो। तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में रदरफोर्ड पढ़ाएगा होगा, डाल्टन्स लॉ थोड़ा बहुत पढ़े हो कि नहीं? है ना? यस सर। यस सर। स्टीफन थॉमसन्स लॉ। वही पूछ रहा हूँ, थॉमसन्स पढ़े होगे। गुड, देखो वही भी पूछ रहा हूँ। बहुत सारी बातें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी है।
सो वही सब बातें हैं, लेकिन देखो 11th में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो जो आपने पहले पढ़ा है वो जरूर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री आपने 9th-10th में पढ़ी है वही आपको नहीं मिलने वाली है। ये केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, थोड़ा डिफरेंट बातें यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ अच्छा करने के लिए जरूरी है कि केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा बहुत मैथ्स भी सबको है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगी तो भी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो 9th-10th में छोटे मोटे मैथ्स हमने पढ़े हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमने मैथ्स की तैयारी की है, वो सब भी हमको आए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काम आने वाला है। ठीक है, मुझे अभी शुरू करना पड़ेगा ये पूरा पार्ट। मैं एक एक करके शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कशन करने की बात है, उस पे आता हूँ। इस चैप्टर में जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लो। हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स थ्योरी, वेदांत वेटिंग में है। अच्छा, ओके। अभी वेदांत को ले लेते हैं। कोई दिख तो नहीं रहा यार वेटिंग में? कोई नहीं है वेटिंग में भाई? ठीक है, वेटिंग में कोई दिख नहीं रहा, चलो आगे बढ़ते। सो जो पार्ट हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो, स्टार्ट जो हुआ था तुम सबको याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कशन है। सबसे पहले थ्योरी, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बातें की थी, बताओ। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोलो जल्दी, कौन बताएगा? सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था वो थे डाल्टन। सबको ध्यान होगा, डाल्टन्स वाली थ्योरी सबसे पहले आई थी, अगर आपको ध्यान हो। और डाल्टन्स थ्योरी के बाद रदरफोर्ड, डाल्टन के बाद थॉमसन, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद बोर, बोर तक आपने नाम सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोर ही एंड नहीं है, बोर के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको बात करना। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं पुरानी थ्योरी की। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि बोर से पहले हमारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं थे और उन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी थी। उससे पहले भी हमारे पास थ्योरी थी। जैसे हमारे जो किताबें हैं पुरानी, उसमें भी बताया गया था कि दुनिया में जो सबसे छोटा पार्ट है जिससे मैटर बना है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ? उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एटम। एटम मतलब, पहले के लोग भी समझते थे उस बात को कि एटम मतलब सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, एटम का बेसिक मतलब है कि जो सबसे छोटा है वो हमारा एटम है। एक मिनट, जो भी आया उसको वेट करते हैं, एक मिनट में उसको लेते हैं। सो एटम का मतलब ये होता है सबसे छोटा। और पहले के लोग ऐसा मानते थे कि एटम को फर्दर ब्रेक भी नहीं कर सकते। इवन डाल्टन तक ये बात चलती रही। डाल्टन के बाद जब जे थॉमसन ने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके ये चीज क्लियर हुई कि नहीं यार, ये तो अलग किया जा सकता है। ये सब बातें बाद में आई। तो ये जरूर समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ये बात बहुत बाद में आई है। एंड अगर सच में बात किया जाए तो यस, उस जमाने में लोग मानते थे कि एटम डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सबको पता था ये बात। तो एटम की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन था। पहले के लोग मानते थे कि एटम फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, और सबसे छोटे जो स्मॉल पार्ट है मैटर के, वो एटम। ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई मैटर तुम्हारे सामने आए, उसको तुम ब्रेक करना शुरू करो, ब्रेक करते करते जो सबसे छोटा पार्ट मिले, इसके बाद समझ में आए कि नहीं नहीं, अब ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो समझ लेना वही तुम्हारा क्या है, बोलो, एटम। देखो, अगर हिस्ट्री ऑफ एटम की बात करोगे तो ये मैंने तुम्हारे सामने हिस्ट्री ऑफ एटम रखा है, ध्यान से देखो। इसमें मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम पूरी बात देख पाओ। ध्यान से देखो इसको, ये पूरी कहानी समझने के लिए ये सब जरूरी है। सबसे पुराने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे जॉन डाल्टन। देखो ध्यान से,
इनका ईयर देखो 1803, सही है, 1803 में ये आया था। ध्यान से देखोगे तो इनके बारे में तुमको बात समझ में आएगी कि सबसे पुराने साइंटिस्ट हैं। 1803 में इन्होंने अपनी बातें कही थी। ये थ्योरी करीब 100 साल तक चलता रहा। इनकी थ्योरी गलत सही बाद में हम बात करते हैं। 100 साल तक ये थ्योरी चलती रही। 100 साल के बाद हमारे कौन से साइंटिस्ट आए देखो जरा, जे थॉमसन। कब आई थ्योरी? 1900। याद होगा सबको ये इनका प्लम पुडिंग मॉडल, ध्यान होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद 1904 के बाद 1911, 7 ईयर बाद रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी, अपना मॉडल दिया, और उनको ही उनका ही एक्सटेंडेड पार्ट 2 साल बाद नेल बोर ने उसको आगे बढ़ाया 1913। और फाइनली जो बढ़िया मॉडल आया, जो सबको समझने वाला आया, वो उसके 13 साल बाद श्रोडिंगर ने 1926 में बताया। गौर से देखो तो समझ में आएगा कि पूरे 100 साल तक एटम पे कोई काम ही नहीं, और 100 साल तक लोग डाल्टन को बिलीव करते हैं। डाल्टन की जो स्टोरी है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि सबको ये याद रहे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि 100 ईयर्स तो 1803 कह रहा हूँ, करीब 100 साल के आसपास लोग डाल्टन की थ्योरी बिलीव करते थे। डाल्टन की थ्योरी काफी क्लियर है सबको कि एटम्स जो है सबसे छोटा पार्ट है, और काफी बातें हैं जो हम उसके बारे में करेंगे वक्त के साथ। अभी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि डाल्टन की थ्योरी 100 साल चलती रही, और इसके बाद जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो 1900 में जाके हुआ है, जो 20th सेंचुरी है, 1904 से 1926, इसके बीच में सारे डेवलपमेंट। मॉडल्स के ऊपर देखिए, सबसे पहला जो मॉडल था वो डाल्टन का मॉडल सॉलिड स्फीयर मॉडल था। ये मानते थे कि पूरा एटम सॉलिड स्फीयर टाइप होता है। थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल था। जैसे हमारे पास वाटरमेलन होता है, उसके अंदर जो पूरा रेड पार्ट होता है और वो उसको जो सीड्स होते हैं उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो कहते थे कि सीड्स इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर का पूरा रेड पार्ट है वो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। एंड उसके बाद रदरफोर्ड ने पहली बार बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो खाली होता है, हॉलो होता है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसका जनरली हमें याद रखना है कि वो हॉलो है, उसका सिर्फ सारा का सारा मास सेंटर में होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्फेरिकल पाथ में घूमता है। बोर ने उसी मॉडल को थोड़ा आगे बढ़ाया और शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में और डिटेल में बताया, उनकी बात को थोड़ा प्रूव किया, क्योंकि उस जमाने में रदरफोर्ड के बहुत सारे ड्रॉबैक थे और उस ड्रॉबैक को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और बीच में और भी 2-3 लोग थे, डीप ब्रॉगी, हाइजनबर्ग, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, बट मॉडल उन्होंने नहीं दिया। मॉडल तो शायद इरविन श्रोडिंगर नहीं दिया। सो पूरा जर्नी मैंने आपको दिखाया, इसका आप एक फोटो लेकर रखो। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे जर्नी में आप समझ गए होंगे कि जो मॉडल आज हमारे पास है करंटली, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, रातों रात डेवलप नहीं। कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो? देखो, हमारी क्लास ना बाकी क्लास से थोड़ी अलग है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि एक टीचर आए और लगातार बात करता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपनी तरफ से कुछ बताओ, मैं भी कुछ बताऊं, तभी तो होगा। तो हम दोनों मिलके जब डिस्कशन करेंगे तभी हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए हम दोनों के साइड से डिस्कशन होना चाहिए। डोंट थिंक कि तुम अकेले बोलते रहोगे या मैं अकेले बोलता रहूंगा तो हम लोग सीख पाएंगे। अगर सच में सीखना है तो डिस्कशन दोनों साइड से होना चाहिए। ठीक है? मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। यस सर। यस, तो डिस्कशन Yes. दोनों साइड से होगा, तभी हम सब लोग सीख पाएंगे, तभी सारी बातें क्लियर होगी। चलिए डन। अब इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पहले एक बात करनी पड़ेगी, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग हेडिंग लो और लिखो। पहला टॉपिक जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो है डाल्टन्स। सब लोग लिख लो फटाफट, डाल्टन्स मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अपनी क्लास यहीं से शुरू करते हैं और कुछ कुछ बातें इसमें जोड़ेंगे और लिखते चलो। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल सब लोग लिखेंगे। ये इनके हिसाब से था, ठीक है?
डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हम लिखेंगे और इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में जो डिस्कशन है वो बढ़ाते हैं। सब लोग पहले फर्स्ट लाइन लिखेंगे मेरे साथ, लिखो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट लिखो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबको पता है ये बात, ये डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबको ये तो आता ही होगा, इसको लेकर तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। सर एक बार और रिपीट करो। हाँ फिर से बोल रहा हूँ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक, पहली लाइन यही थी डाल्टन की। वो कहा करते थे कि मैटर जो सबसे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका नाम है एटम। अब तुम लोग देख के बताओ ये बात सही है गलत है? आज के डेट में बताओ ये बात सही मन लगता है गलत लगता है? क्या दुनिया एटम से बनी है? भाई आज के डेट में भी ये बात तो सही है ना? बताओ, आज के डेट में भी कह तो सकते हो ना कि दुनिया बनी तो एटम से ही है। क्या बात तो गलत नहीं है ना? क्या कहते हो बताओ तुम लोग, क्या बात गलत है? ये बात सही है। नहीं, तो आज के डेट में भी बात सही है, और 1804 में जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी तब भी ये बात सही थी। तो ये सत्य वचन है पूरी तरह से, तब भी और आज भी। लिख लीजिए जल्दी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट सब लोग लिखेंगे, एटम्स आर सर इंडिविजिबल। थोड़ा स्लो से। हाँ स्लो हो जाएंगे यार, पूरा स्लो हो जाएंगे। लिखो एटम्स आर, एक मिनट में उसको लाने की कोशिश बस कर ही रहा हूँ, तो मैं लिखना आसान हो जाएगा। वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो आ नहीं रहा, पता नहीं पेज मुझे याद नहीं आ रहा। पूरा शेयर ही कर दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर की बात है, आ ही रहा है, अभी थोड़ी देर में लिख लो। एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल लिख लिया? हाँ मिल गया, यस। अब तुम्हें टेंशन नहीं है, ये देखो आने ही वाला है, ये बस यही लिखवाना चाह रहा हूँ। सब लोग आ जाओ, यही पहुंचना चाह रहा हूँ, अब पहुंच गए। सो मैं सेकेंड पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूँ, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड indestructible। लिखते चलते हैं, atoms are indivisible and destructible, indestructible। ये मानते थे डाल्टन कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल भी है, इसको बनाया भी नहीं जा सकता। बताओ यार क्या करें, पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर सकते, इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसे बना भी नहीं सकते, इसे फर्दर ब्रेक भी नहीं कर सकते। सो अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ कि ये सेकेंड वाली लाइन सही है आज के डेट में कि नहीं? टेल मी। ये राइट है। ये वाली बात आधी सही है आधी गलत है। आधी सही है। ये तो गलत है ना, क्योंकि हम लोग इसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक तो कर सकते हैं। तो ये बोलना कि ये डिविजिबल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास पता है कि एटम किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो ये बात सही नहीं है। हाँ सेकेंड वाली बात ठीक है, खत्म नहीं कर सकते आप, या फॉर्म जैसा मतलब नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं। बट इनडिविजिबल वर्ड पे कोई दिक्कत नहीं। सॉरी ये गलत है, क्योंकि डिविजिबल तो ये है। लेकिन फिलहाल हम तो डाल्टन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने 1804 में दी थी। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट। ये दोनों क्लियर हो गए सबको? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। यस। हाँ तो बताना पड़ेगा बीच बीच में, नहीं तो कैसे होगा। चलो so ये सही, ये सही। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ये बात सही है? बोलो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ये आज के डेट में बताओ, पहले लिखो इस स्टेटमेंट को, और लिखते लिखते सोचो कि ये स्टेटमेंट आज के डेट में सही है कि?
सोचो, अच्छे से सोचो, फिर समझ आ जाएगा। क्या ये बात आज के रेट में सही है? कौन बताएगा? हाँ, आंसर है आज के रेट में ये बात, सिस्टम्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सही है ना आज के रेट में भी। अब एक एलिमेंट है आयरन, एक एलिमेंट है गोल्ड, तो गोल्ड के जो सारे एटम होंगे वो तो एक जैसे हो सकते हैं ना। बोल दे यार। यस हाँ सर। लेकिन तुमने आइसोटोप के बारे में सोचा? सोचा? अब कार्बन एलिमेंट है, इसके दो आइसोटोप, एक है C12, दूसरा है C13। अब इन दोनों को देखो, दोनों एलिमेंट तो सेम ही है ना, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। यस सर। लेकिन क्या इनका ये दोनों सेम है आपस में? नहीं, उस जमाने में आइसोटोप वगैरह आते नहीं थे, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो इस हिसाब से देखें तो एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन क्या ये दोनों एटम आपस में आइडेंटिकल हैं? नहीं, नहीं। नहीं। ये बात उस जमाने में ठीक थी, आज के जमाने में ठीक नहीं। जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल हो सकता है कि कुछ उसके कुछ एटम आपस में आइडेंटिकल ना हो। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप को समझते हैं, तो आइसोटोप अगर आता है तो ये कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा, क्योंकि आइसोटोप के हिसाब से ये बात गलत है। समझ में आई बात? तो ये बात आज के जमाने में सही नहीं बैठ रही। ये सही था, ये आधा सही था। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट, हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे देखो, मेरे घर में बैकअप है, तो अगर कभी थोड़ी देर के लिए लाइट जाती है तो वाईफाई चला जाता है, बट 1 सेकेंड में बैकअप आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मैं गायब हो सकता हूँ। तो कभी भी ऐसा हो ना तो 2 मिनट जस्ट वेट करना, मैं आ जाऊंगा ऑफिस, ठीक है? चलो, सबको आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात। सो मैं यही समझा रहा था तुम लोग को यहाँ पे कि जो पार्ट है अपना, ये जो, तो हम लोग ये कह रहे थे कि आइडेंटिकल जो होते हैं एटम्स, इसके बेसिस पे हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन एक दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था यहाँ पे, जो हम डाल्टन्स के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे। वो ये था कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाल्टन्स थ्योरी। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, मैं लिख रहा हूँ जस्ट, कोई तो गैप हो गया, पता नहीं कहाँ गया।
कोई नहीं, मैं अभी ही डिस्कस। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट। लिखो सब, थर्ड हो गया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट सब लोग लिखो मेरे साथ। फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कई लोगों ने लिख लिया होगा, कुछ लोग लिख लो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स atoms of different elements differ in some fundamental way. सब लोग लिखो, atoms of different elements differ in some fundamental way. This is point. अब ये बताओ, ये वाली बात सही है कि गलत? सोच के बताओ। ये जो बात है ये अपनी सही है कि गलत? बोलो। कोई बोलेगा ये वाली बात सही है कि गलत? बताओ। डन। सो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बात है, कोई तो बोलो क्या लग रहा है, ये वाली बात गलत है सही है? देखो ये बात तो मुझे सही सा लग रहा है, काफी सही सी बात है, ऐसी कोई गलत नहीं है हमें। काफी अच्छी बात है, काफी सही बात है कि ये तो हो ही सकता है। बोलो सब लोग, क्या लग रहा है ना? ये तो हो सकता है बिल्कुल कि भाई गोल्ड का जो एटम होगा वो आयरन के एटम से फंडामेंटली तो अलग ही होगा ना। या अगर कोई हाइड्रोजन का एटम है तो वो हीलियम के एटम से फंडामेंटली तो अलग होगा। सबको क्लियर? Yes, sir. अब आते हैं फिफ्थ Yes, पॉइंट पे। लिखो, atoms combine atoms combine in simple whole number. Simple whole number ratio. एटम जो कंबाइन करते हैं ना वो सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ये डाल्टन ने बताया था। आइए चेक करते हैं कि ये बात कितनी सही है। देखो, जैसे मान लो CO2 है, ये जो CO2 है इसको देखोगे तो CO2 बन रहा है। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन कितना है? ये एक है और ये दो है। कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड, चाहे वो H2SO4 क्यों ना हो, इसके अंदर भी देखो HSO, तो कंबाइन क्या है? 2 1 4। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करे और वो होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन में हो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये लोग कहते थे कि जो एटम, जो दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो उनके एटम जो कंबाइन होंगे वो हमेशा होल नंबर में होंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। अब सोचो और बताओ, क्या ये बात सही है? उस समय तो सही था, क्या आज के रेट में भी सही है? क्या ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है जो होल नंबर में ना हो? टेल मी। Yes, sir. नहीं। हाँ,
क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जो होल नंबर में ना हो? नहीं सर। नो सर। चलो, तो तुम्हें लगता है बहुत सारे कंपाउंड देखे नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, कंपाउंड होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो होल नंबर में नहीं होते। अपने केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड मिलते रहते हैं, और जानते हो केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जिसमें ऐसे सरप्राइजेस भरे पड़े हैं। तो दुनिया में जो कंपाउंड, ध्यान रखना इसका, कॉमन होल नंबर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, इससे तुम इसको ज्यादा मेरी बात को समझ पाओ। एक कंपाउंड होता है स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें सारे कंपाउंड आते हैं जो तुम जानते हो, H2O, CO2, NO2, H2O2, जितने कंपाउंड जिनका नाम तुम जानते हो वो सब इसमें आएंगे। H2SO4, HCl, NaCl, ये सब आएंगे। लेकिन एक और कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ये होता है, इट डू एग्जिस्ट, ठीक है। तुम लोगों ने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है, बट ये होता है। देख लो सब लोग, इस दूसरे कंपाउंड को कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इसी कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं जिसको तुम समझ पाओ। जैसे इसके एग्जांपल है Fe 0.930, कॉपर 0.98। तुमने ऐसे कंपाउंड कभी देखे हैं पहले? बताओ सच सच। नहीं सर। नहीं। तो सर। हाँ, तो जो नहीं देखते हैं जरूरी नहीं कि वो ना हो, दुनिया में एक्चुअली होता है। तो बिकॉज ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये सच है, ये फैक्ट है, इसलिए जो बात डाल्टन हमें बताने की कोशिश कर रहा है उस जमाने में शायद ठीक था, अब सही नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हैं। सो ये वाली बात भी उनकी सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमें इसका एक्सेप्शन मिला हो। लिखते चलो। तो जो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है वो तो डाल्टन को फॉलो करेगा, लेकिन जो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है वो क्यों फॉलो करेगा? वो तो करेगा नहीं, फिर दिक्कत। ठीक है, बोलो, किसी को दिक्कत आ रही है तो बोल सकता है, हम लोग इस पे बात नो करेंगे। सर। बोलो बोलो। नो सर। अच्छा, नो सर, नो सर, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, सब लोग ध्यान देंगे। अब मैं कुछ टर्म्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो कुछ बोल रहा है, बोलो। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो।
अब जैसे तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर ये कैसे होता है और ये क्यों बनता है, थोड़ा सा बताया तुम सीखो। अगर तुम इसी वाले को ले लेते हैं Fe 0.93, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो पहले सीखो। इस कंपाउंड में क्या होता है कि इस कंपाउंड में अनायन होते हैं ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है। इसके अंदर पहले हम लोग कटायन लिया करते थे Fe2+, और क्या होता है आगे चल के Fe2+ कम पड़ जाता है, शॉर्टेज हो जाती है। तो जब Fe2+ कम पड़ जाता है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, Fe3+ भी यूज करते हैं। अबे समझे नहीं समझे? न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं भाइयों? Fe3+। इसीलिए ये अजीब बन जाता है। जैसा कंपाउंड ऐसा देखोगे तो समझ जाना कि अनायन तो एक ही होगा बट कटायन 2 होंगे या एक से ज्यादा होंगे। सो अब तुम पूछ सकते हो कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसका क्या परसेंटेज है, इसका क्या परसेंटेज है? तो निकाला जा सकता है। तो इसका परसेंटेज हम तुम्हें निकाल के दिखाते हैं कि इसमें इन दोनों का क्या परसेंटेज है। देखो अब यहाँ ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि Fe2+ का परसेंटेज x या x मोल है। तो Fe2+ कितना होगा? बिकॉज ये पूरा 0.93 है तो इसमें से x कम माइनस करना होगा। अब मानते हैं कि ये 0.3 मोल है और ये 1 मोल है, क्योंकि मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब ये 1 मोल मानेंगे तो इसको हमको कितना मानना पड़ेगा, 0.93 मोल। और ये 0.39 मोल में 2 लोग हैं, ये और ये। अगर ये x मोल है तो ये कितना होगा बोलो? 0.93 - x होगा नहीं होगा, हाँ या ना? यस। और ये दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, -2 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। और देखो ये जो ओवरऑल कंपाउंड है इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, इसका मतलब टोटल चार्ज है 0। इसमें से ऑक्सीजन का तो 1 ही मोल है, तो ये कितना चार्ज बना रहा है, दिस मैंने पहले ही कहा 2 माइनस चार्ज। अब दो ये लोग जो है Fe2+ x मोल है तो वो कितना चार्ज बना रहा होगा, x × 2। और ये कितना मोल है, 0.93 - x, तो वो टोटल चार्ज कितना क्रिएट कर रहा होगा, × 3। देखो ये लोग प्लस में है, ये माइनस में, और इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। अब यहां से जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट इसके मोल मिलेंगे, एग्जैक्ट इसके मोल मिलेंगे, और तुम चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो Fe2+। x by 0.93 into 100, और Fe3+ का भी निकाल सकते हो, 0.93 - x by 0.93। कोई चाहे तो सॉल्व करके देख सकता है, तुम्हें एग्जैक्ट इन दोनों के परसेंटेज मिलेंगे। तुम्हारे जानने की बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल डेफिशिएंट होते हैं। सिर्फ एक कटायन पूरी तरह से कंपाउंड को न्यूट्रल नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दो कटायन यूज करते हैं, और उस 2 कटायन के यूज करने के कारण, 2 तरह के मेटल यूज करने के कारण कंपाउंड का नाम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो बोलेगा, ठीक है? बोल दो भाई कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो। सो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो बात है ये पूरी तरह से सही नहीं है, और ये आपके सामने बिल्कुल आ रहा है कि इसको हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते, पहले भी नहीं मान सकते, अब भी नहीं मान सकते। रीजन ये है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो कंपाउंड बने वो फुल नंबर में बने। ये डाल्टन कहा करते थे बट टेक्निकली ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है? सो दैट्स इट। अब इसको बढ़ाते हैं हम आगे ताकि सब बात सबको समझ आए। पढ़ता हूं मैं आगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बोले। नो सर।
हाँ, ये कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बताना पड़ रहा है, इट डजंट मीन कि ये काम की बातें नहीं है, सब काम की बातें हैं, लेकिन कई बार हमें लेना पड़ जाता है इस तरह से। डन। अब बढ़ते हैं। तो इस तरह की बातें हम कर रहे थे, तो सबको समझ में आया और किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद गार्डन के बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं उनकी तक तो हम बढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारा ये भी काम होगा कि जो बेसिक कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिए जाए, क्योंकि वो अगर क्लियर नहीं हुए तो उसके चक्कर में दिक्कत होगी। देखते हैं कितने लोगों को ये सब बातें याद है। अभी एक हम डिस्कशन करेंगे, सब लोग देखें। लिख लो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। Important terms used in atomic structure. ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और आज ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे चल के पता नहीं क्या बने। काम है हम लोग का कि सब कुछ सीखते चलते हैं। Important terms used in atomic structure. सबसे पहले देखो सब लोग, एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो सबको आ रहा है ना? तो चलो अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स। इस क्लास में कौन बच्चा है जो मुझे आइसोटोप्स के बारे में बताए? मैं बताऊं? हाँ बताओ ना प्लीज। अरे क्यों नहीं? Elements having same atomic number but different atomic mass. एग्जाम्पल दे सकते हो कोई? क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा ना। और कोई जो एग्जाम्पल के साथ बता सके? लिख लो भाई, स्टेटमेंट सही था, हमें एग्जाम्पल भी चाहिए होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल कैसे हम काम करना है। सब लोग लिख लो। 40 हाइड्रोजन। कार्बन 13। हाइड्रोजन में कौन होगा? सर, हाइड्रोजन कार्बन में कौन 40। होगा बताओ? ठीक है, सही बात। अब लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर, atoms with the same atomic number atoms with the same atomic number but with different mass number. लिख लो सब लोग। लिख लो, isotopes are having similar, देखो आइसोटोप्स जो होते हैं, मैं एग्जांपल भी लेंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। तो लिख लो, have identical are having identical chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी काफी एक जैसे होते हैं, मतलब रिएक्शन जो करते हैं वो काफी एक जैसे होते हैं।
but different physical property. ये इंपॉर्टेंट है। केमिकली ये काफी एक जैसे होते हैं, रिएक्शन करने का इनका तरीका एक जैसा होता है, बट अच्छे से याद कर लो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सबके नाम लिख लो। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन को प्रोटियम कहते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रीटियम। देख लो सब लोग, एटॉमिक नंबर सबके समझ में आ रहा होगा। ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सब में एक एक होते हैं। प्रोटॉन इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें भी 1 होता है। न्यूट्रॉन इसमें 1 होता है। अरे क्या कर दिया मैंने। न्यूट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, 0। लेकिन ड्यूटेरियम के पास होता है और ट्रिटियम के पास होता है। सो ये थोड़ा सा लिख लो। जाहिर सी बात है, इनके मास नंबर अलग हैं, इनका वेट अलग होगा, डेंसिटी अलग होगी, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये अलग बात है कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो काफी पास होगी। ठीक है सबको? Yes, sir. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी। सो आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, जब मैं ये बोलता हूँ किसी भी कहीं पे, जब ये बात होती है और जब मैं ये बोलता हूँ कि नहीं यार ये आइसोटोप है इसका, तो एलिमेंट सेम ही रहता है, इवन उसके केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम रहता है, बट दिक्कत वही आ जाता है। चलो अब लिखो आइसोबार्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, आइसोटोप, आइसोबार्स। लिख लो आइसोबार्स। आइसोबार सब लोग लिखेंगे। कौन बताएगा आइसोबार्स के बारे में? Elements having same atomic number but at different atomic mass. Example, chlorine 35 and chlorine 37. अच्छा, ठीक है। और कोई है जो बताना चाहता है? आइसोबार्स के बारे में हमको कौन बताएगा? सब लोग बताओ जल्दी। लिखो भाई सब लोग, डेफिनेशन तो लिख लो, सब लोग लिखो। Two elements are said to be isobars. लिखो प्लीज। Two elements are said to be isobars two elements are said to be isobars of one another
if they have different sets of electrons, if they have different sets of electrons and same number of neutrons, different sets of electrons and the same number of neutrons. यहाँ पे समझ ये आ रही बात कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट ये कह रहा है कि इस बार न्यूट्रॉन सेम होंगे बट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, मतलब प्रोटॉन भी सेम नहीं होंगे। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या बोलो? atomic number. हमने बहुत ज्यादा क्लियर करके बता दिया तुम्हें कि इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन अलग होते हैं दोनों में, जनरली न्यूट्रॉन से काम हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफैक्ट आपस में देखना पड़ सकता है। जिसे सल्फर का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 40 होता है, क्लोरीन का भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 40 होता है, आर्गन का भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 40 होता है, और कैल्शियम का भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर, जानते हो, मास नंबर 40 होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, इन सब के पास एटॉमिक नंबर अलग है। इसलिए इनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रोटॉन से है, इनके सॉरी न्यूट्रॉन से है, न्यूट्रॉन गड़बड़ करेगा और ये सब के सब हो जाएंगे आइसोबार्स। किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बताएगा। देखो आर्गन जो है ये 18 एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम जो है वो 20-40 होता है, सल्फर जो है इसका नॉर्मली 16 प्रोटॉन होता है, क्लोरीन जो है 17 होता है एटॉमिक नंबर। तुम्हारे सामने ये चारों दिख रहे हैं जिसको देख के तुम आइडिया लगा सकते हो। इसमें मैं पोटेशियम को भी जोड़ सकता हूँ चाहूँ तो, क्योंकि पोटेशियम का भी एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, लेकिन सॉरी मास नंबर 40 होता है बट एटॉमिक नंबर 19 होता है। सो ये सब लोग आपस में क्या हो गए बोलो? आइसोबार्स। क्या हो गया? सो आराम से इसके बारे में बात की जा सकती है, दिमाग लगाया जा सकता है। साफ लग रहा है कि ये लोग बहुत ही अलग अलग एलिमेंट्स, लेकिन इनमें ये सिमिलरिटी। देखो आइसोटोन्स, ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ये आइसो बार हो गया,
Yes, sir. अरे बस, हाँ तो आगे लिखना पड़ेगा ना, लिखो आइसोटोन्स। कौन हमको आइसोटोन्स के बारे में बताएगा? बोलो, लिख लो। Isotones are atoms that have the same neutron number. न्यूट्रॉन सेम होते हैं, the same neutron number but different proton number. न्यूट्रॉन सेम होता है but प्रोटॉन अलग होता है। समझ लो अच्छे से। दो लोगों की अगर न्यूट्रॉन सेम हो तो उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। बोलो जल्दी, समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, बस इतनी सी। न्यूट्रॉन सेम है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। न्यूट्रॉन को देखना है बस, है ना? सो ये तुम आराम से बहुत सारे एग्जांपल में देख सकते हो कि न्यूट्रॉन सेम है किसी के पास, तो तुम दिमाग लगा सकते हो। सो थोड़ा दिमाग अगर लगाया जाए तो बातें हो सकती है और हम सोच सकते हैं, ठीक है। कई बार न्यूट्रॉन सेम नहीं होता है तो हम बम्बार्टमेंट करवा के भी न्यूट्रॉन को सेम करने की कोशिश करते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन 12, है ना, नाइट्रोजन 13, दिमाग लगाना। या ऑक्सीजन का एक आइसोटोप होता है 14। अब देखना तुम ध्यान से, इसके अंदर पता है प्रोटॉन कितना है? 6। न्यूट्रॉन कितना है? 6। इसके अंदर देखो, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 6, ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन 7
अरे भाई लाइट गई थी, फिर बैकअप आई, बीच में बैकअप चला। बैकअप है मेरे घर में, 2 मिनट में आ जाता है। फिर क्या होता है कि जब बैकअप वापस लाइट आती है तो फिर 2 सेकंड के लिए जाता है। ये वही डिस्टर्बेंस अब हो गया। चलो, सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. हाँ सॉरी यार, थोड़ा सा हो जाता है टाइम। बढ़ते हैं। सो ये चल रहा था अपना Isotones. आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में हमने देखा कि न्यूट्रॉन सेम। देखिए इन तीनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई दो कंपाउंड आइसोबार हो और आइसोबार जो हो वो आइसोटोन भी हो। जैसे इन लोगों में देखो, इन लोगों के अंदर हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो एलिमेंट लो, वो आपस में आइसोटोन भी हो और आइसोबार भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें चल सकता है ना। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। किसी को लग रहा हो तो बोल सकता है, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा होगा बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आइसोटोन हो गया, आइसोबार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सब लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? देखो Atoms and ions that have same electron क्या कह configuration. रहे हो? Atoms and ions that have same electronic configuration. हाँ, नॉट एटम आयंस, नॉट ओनली एटम आयंस, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल भी चलेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो तो मॉलिक्यूल को भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिख लो भाई, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। are having same number of electrons are called isoelectrons. लिखते चलो, कुछ भी चलेगा, एटम्स भी चलेगा, आयंस भी चलेगा, मॉलिक्यूल्स भी चलेगा, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है तो सब हो। जैसे देखो NO और CO, सॉरी N2, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके अंदर 7 होते हैं, इसके अंदर बताओ कितने होते हैं? सॉरी CO कर लो, CO CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में कितना बताओ? 8। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, बोलो भाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? और N2 में भी कितना होगा? सो डोंट यू थिंक इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि CO और N2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बोलो।
हाँ सर, हाँ सर। यही नहीं। हाँ सर। अगर हमारे पास, जैसे और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो। जैसे देखो Na+, Mg2+, Al3+, चेक कर लो, इन तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन। सो तुम चाहो तो इन तीनों को कंबाइंडली चलो ठीक है। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो तुम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें और कुछ ज्यादा देखने जैसा नहीं है। जस्ट यू नीड टू चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको हम आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। चलो नेक्स्ट लिखो, आइसो डायफर्स। नाम सुने हो तुम लोग इसका? आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. लिखो आइसो डायफर्स। गेस करो क्या हो सकता है? गेस करो जल्दी, आइसो डायफर्स क्या होगा? लिखो, आइसो डायफर्स की क्वालिटी है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो सेम। क्या सेम होते हैं जल्दी बताओ? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है। सो जब भी कोई पूछेगा हमसे आइसो डायफर्स के बारे में, तो हम कहेंगे कि दो ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों आइसो डायफर्स।
ठीक है, तो लिख लो आइसोडाइफर्स आर एटम्स, isodiapers are atoms which are having same number of n minus p, which are having same number of n minus p. n minus p से हमारा मतलब है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ठीक है, सो ये हम लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग लगा सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है और कार्बन, ध्यान देना, ठीक है। सो आइसोडाइफर्स से हमारा मतलब होगा कि उनके अंदर जो न्यूट्रॉन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन है 8-16, नाइट्रोजन है 7-15, कार्बन 14 ले रहा हूँ 14 वाला, ठीक। ये तीनों आइसोटोप्स, ये सेम है और ये तो आइसोटोप्स मिल गए। अब चेक करो जल्दी से, यहाँ पे बताओ n माइनस पी यहाँ पे कितना है, 8। यहाँ पे बोलो n माइनस पी कितना है, 8। और इस केस में भी n माइनस पी कितना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों है ये आपस में क्या है, आइसोडाइफर्स। तो ये भी देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। किसी को भी दिक्कत है तो बोलेगा। No, sir. कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 होता है, तो आपने 14। कार्बन का एक आइसोटोप 14 भी होता है ना? अच्छा हाँ, नहीं होता? अरे बोलो, होता है ना? हाँ तो हम एग्जांपल में यूज कर सकते हैं कि नहीं उसको? हाँ। अरे इसलिए कर रहे हैं। That's it. So, यही कहना चाह रहे थे हम सबको। तो क्लैरिटी अगर आ गई हो तो बता देना, ठीक है। चलो डन। तो ये कुछ टर्म्स थे, आइसोडाइफर, आइसो ये वो जो मैं तुम्हें बता रहा था। कभी कोई पूछे तो बता देना, छोटी मोटी बातों पे परेशान नहीं होना है, बस याद रखना है। आगे बढ़ूं, तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, जल्दी बताइए। मैंने आपको क्या पढ़ाया? सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। इसकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है? एटॉम में। हो सकता है आपके लाइफ में इसकी जरूरत पड़े, तो आपको ये आना चाहिए कि आइसोटोन क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोडाइफर्स क्या है, ठीक। आइसोटोन्स पढ़ा है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला? हाँ आइसोटोन्स। चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जिसकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है इस चैप्टर में, नोट करते चलते हैं। लिखते हैं सम बेसिक फोर्सेस। तो मैं फिजिक्स की कुछ चीजें बताऊंगा इसकी जरूरत मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाली है, तो मैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि जब वो समय आएगा तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई मैंने बताया था। तो जिस जिस चीज की जरूरत मुझे फिजिक्स की पढ़ने वाली है वो मैं तुम्हें आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। सब लोग रेडी? Yes, sir. केमिस्ट्री क्लास में फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो ध्यान दो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। देखो, जब दो चार्ज को तुम एक दूसरे के साथ लाते हो, पास लाते हो, तो वहां पे उनके बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, दोनों चार्ज अपनी अपनी जगह पे है, उनको तुमने रखा है, कोई मूव नहीं कर रहा है।
तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब नो मूवमेंट। जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात। तो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, लिखो जरा, लिखो व्हेन टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance they will attract or repel। देखो अगर सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। ईशा था depending upon sign of charge। Depending upon sign of charges, the magnitude of interaction is जो इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड का होगा उसके लिए लिखेंगे F इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड मतलब कोई साइन ना हो, के Q1 Q2 by R। जहां फोर्स है magnitude of force of interaction। सर मॉड के अंदर क्या लिखा है? Q1 Q2 K Q1 Q2 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, साइन के साथ लेंगे, जान के लिखा बिकॉज साइन का चक्कर ना हो, बाहर सिर्फ पॉजिटिव निकले, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन Q1 Q2 में पहले ही बोला तो चार्ज है, R डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, R है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, R डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। K की वैल्यू लिख देता हूँ, याद रखना 9 इंटू वैक्यूम में इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 होता है। मतलब दो चार्जेस को अगर पास लाओगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। लिख लो, ये जो पूरी बात लिखी गई है ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम ने बताया। कूलम लॉ से आता है। कूलम ने बताया था कि जब दो चार्जेस को लेंगे, आसपास लेंगे, तो उनके बीच में या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है।
सबको क्लियर हो रहा है ये बात? पढ़ते चलना है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। इसके बारे में डिटेल में आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वो पढ़ाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जिसकी जरूरत मुझे इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। ठीक? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट बताते चल रहा हूँ जिसकी जरूरत मुझे इस क्वेश्चन में पढ़ने। सेकंड, देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है इस क्लास में, जस्ट वो बता दो। देखो, when a charge is placed when a charge is placed in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो तुम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर पहले से कोई चार्ज रखा हो, जैसे यहाँ एक चार्ज रखा है तो दूर दूर तक इसका एक फील्ड बन जाता है। जब एक दूसरा चार्ज लेके आते हो ना, तो इसको अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होता है। वो इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी जहां तक एक चार्ज का असर होता है उसको उसका फील्ड कहते हैं। तो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम एक चार्ज को रखोगे, ठीक है, then it will experience, obviously जब एक दूसरे चार्ज को एक पहले वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस, it will experience a force equal to F equal to QE। मैं बताता हूँ इसमें Q क्या है, E क्या है। देखो इसका एग्जांपल समझाया तो ये हमेशा याद रखना। Q चार्ज होगा और ये जो होगा ये वोल्टेज होगा। तो तुम जितना चार्ज लेके आओगे और वहां पे जितनी वोल्टेज होगी उस हिसाब से फोर्स पता चलेगा। ठीक है? Yes, sir. ये सब छोटी मोटी बातें तुमने पढ़ी होगी शायद 9th में थोड़ा सा। मान लो ये कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम एक दूसरा चार्ज लेकर आओगे, मान लो ये, ऐसा तुम लेके आए। अब दिक्कत क्या है, अब एट ए टाइम क्या होगा, ये इसको खींचना चाहेगा, तो अगर इसको गिरने से बचना है तो इसको भी अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से इसको जो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, वो फोर्स F इंटू क्यू के बराबर होगा, जहां पे E जो होगा ये वोल्टेज होगा जो यहाँ बन रहा होगा, ये वोल्टेज है। इसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। और Q इसी का चार्ज होगा, इसका, क्योंकि खींचा इसको जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना। क्लियर?
ये मेरा कहानी नहीं है भाई, ये फिजिक्स की बात है। मैं बस तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो मैंने बताया था, याद कर लेना। ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा जानना है, जितना जानना है उतना बता दो, ठीक। थॉट लिखो। ये सब नोट हो गया? बोलो। Yes, sir. थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ जिसकी जरूरत पड़ेगी। ये डिटेल में तुम्हें फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे भाई, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ जिसकी जरूरत मुझे पड़नी। लिख लो। मैग्नेटिक फोर्स when a charged particle is moving, जब भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट होता है उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। इवन तुम मैग्नेट को भी मूव कराओगे ना तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और चार्ज पार्टिकल को मूव करो, जैसे करंट कैरिंग वायर ले लो, उसके अंदर पार्टिकल चार्ज घूमते रहते हैं, तो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर एक चार्ज पार्टिकल घूमेगा, सुन रहे हो, देन it experience a force called magnetic force. लिखते चलो। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कुछ नहीं करता, बट उसके डायरेक्शन पे करता है। एंड डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट force will be perpendicular to both velocity as well as मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, कैपिटल में। देखो भाई, कॉमन सेंस है। अगर तुम चार्ज को मूव कराओगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब तक चार्ज बैठा रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो अगर मान लो एक चार्ज ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, उसके पास एक नया चार्ज लेके आओगे तो उसको एक फोर्स फील होगा, और उस फोर्स के चक्कर में उसके डायरेक्शन पे असर होगा, और नेट जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन दोनों के जो भी डायरेक्शन हो उसका परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो ये तुम्हारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल समझते हो ना,
कि नॉर्थ पोल है और ये मान लो दूसरा मैग्नेट है साउथ। ठीक है, अब अगर नॉर्थ के पास साउथ आएगा तो इसको एक रिपल्सन फील होगा या अट्रैक्शन जो भी हो, डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्सन फील होगा। तो ये जो इनके बीच में फोर्स है, ये जो फील हो रहा है इनको, यही मैग्नेटिक फील्ड। बस समझना ये है कि मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेट ही होता है, और मूविंग मैग्नेट जो है वो भी चार्ज है, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। सो सच तो ये है कि जब जब चार्ज मूव करता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, जब जब मैग्नेट मूव करता है उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। इसलिए इनको कंबाइंड लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं होते, दोनों साथ साथ चलते। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो होगा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जो भी एंगल हो। और इन सब के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऊपर की तरफ हो, दोनों पे परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे फिजिक्स वाले लोग तुमको बताएंगे कि फोर्स निकालने के लिए तुमको Q को V इंटू वी से मल्टीप्लाई कर, वेक्टर है इसलिए मैं उसके ऊपर एरो बना रहा हूं, और तब जाके मुझे मिलेगा। तुम लोग वेक्टर पढ़े हो कि नहीं, थोड़ा बहुत बोलो। हाँ हाँ वेक्टर यस हुआ है, हाँ थोड़ा पढ़ा हो। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो Q V भी होगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं, इफ V is parallel to B, तो थीटा जो है वो 0 है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 0 होगा। और इफ V is perpendicular to B, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। सो फोर्स हो जाएगा, जानते ही हो साइन 91 होता है, सो ये क्यू भी हो जाएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था ऊपर कि जो डायरेक्शन होगा नेट का, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर। देखो ये बात बहुत डिटेल में अगर तुमको नहीं भी आती हो तो चलेगा, बट ये तुमको समझना होगा कि जब जब चार्ज में मूवमेंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, और जब एक मूविंग चार्ज के पास दूसरा मूविंग चार्ज जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी फेल होता है। तो आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब चार्ज मूव करता है, चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स है, और अगर मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स का भी हम निकाला जा सकता है। सो मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और उसकी मदद से फोर्स ऑफ जो भी फोर्स इंटरेक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। बोलो सबको समझ में आया क्या ये बात? हाँ ना बोलो। हाँ सर Yes, sir. ये थोड़ा फिजिक्स का है, हो सकता है तुमको दिक्कत हो, बट कुछ समझ में नहीं आया तो भी याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक तुम 12th में जाके पढ़ोगे।
और तब तक तो ये सब निकल जाएगा, तो मुझे थोड़ा तो पढ़ाना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि तुमको पढ़ते वक्त दिक्कत हो। ठीक है, फोर्थ लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम लोगों ने कभी, तुम में से कितने लोगों को साइकिल चलाने आता है, बताओ? सबको आता है? यस हाँ। सर। तो तुम लोगों ने कभी सर्कुलर पाथ पे साइकिल चलाया है? फील्ड में, खाली कोई फील्ड हो, एकदम खाली जगह हो, साइकिल चलाया है कभी सर्कुलर पाथ पे? हाँ सर। हाँ सर। और चलाते चलाते कभी एकदम से ब्रेक मारी है? यस। हाँ सर। क्या हुआ है ब्रेक मारने पे, क्या होता है? कभी भी तुम गोल गोल साइकिल चलाना और ब्रेक मारना एकदम से, देखना क्या होता है, क्या होता है बताओ? स्किट खाता है सर। तुम गिर जाओगे। नहीं नहीं, तुम गिरोगे, पता हो किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। जिस सर्कुलर पाथ पे तुम घूम रहे हो ना, उसके सेंटर की तरफ गिरो। और ये इसलिए गिरोगे क्योंकि सेंटर तुमको एक अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमो, उसका सेंटर तुमको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर खींचेगा, उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लिख लो। When a particle of mass m is undergoing uniform circular motion, uniform circular motion, then it will experience a force towards center called centripetal force. ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स तुमको खींच रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सर्कुलर पाथ है, और तुम अगर यहां से ऐसे जा रहे हो आगे की तरफ, तुम्हारा मास m है, तो तुमको सेंटर की तरफ कोई खींच रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे अर्थ पे जब हम लोग गोल गोल चक्कर लगाते हैं, तो अगर हमारा मास m1 है और अर्थ का मास m2 है, सर्कुलर पाथ पे अगर हम घूमते हैं, तुमने पढ़ा होगा अर्थ पे जो फोर्स लगता है वो होता है G m1 m2/r। इस फोर्स से तुम सेंटर की तरफ खींचे जाओ। फिर G कांस्टेंट है, m1 तुम्हारा मास है, m2 अर्थ का मास है, और तुम इसी फोर्स से r बीच का डिस्टेंस खींचे जाओ। लेकिन जब भी तुम सर्कुलर पाथ पे घूमोगे, तुमको कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर खींचेगा। किसी को इस पे डाउट है तो बोलो। क्लैरिटी आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
देखो ये एक बैलेंस फोर्स है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जब तुम साइकिल सर्कुलर पाथ पे चलाते हो और तुमको फील होता है कि कोई तुमको सेंटर की ओर खींच रहा है, तो तुम क्या करते हो? बोलो। तुम कुछ नहीं करते हो, साइकिल बस तेज चलाते हो, क्योंकि जब तक साइकिल चलेगी तब तक तुम गिरने से बचे रहोगे। बोलो भाई। तो Yes, अगर sir. मैं तुमसे पूछूं कि भाई तेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था और तू गिरा नहीं, क्या तूने भी कोई फोर्स लगाया क्या? तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम कहोगे नहीं सर, मैं तो साइकिल चला रहा था, मैंने कौन सा फोर्स लगाया। क्योंकि हम समझते हैं फोर्स का मतलब क्या होता है, पुश या पुल। बोलो। तुम साइकिल चलाते वक्त नहीं गिरे, जबकि सेंटर की ओर एक फोर्स तुमको खींच रहा था। तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम साइकिल चलाते रहे। इसका मतलब तुम नहीं गिरे, तो मैं बाहर बैठ के क्या सोचूंगा कि तुमने भी इक्वल और अपोजिट कोई फोर्स लगाया होगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ sir. लगाया होगा ना, लेकिन तुमको नहीं पता। तुमको नहीं पता। इसलिए ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं, जिसमें लगाने वाले को नहीं पता होता है, बट ये होता है, ये लगता है। इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। इट एक्ट्स बाय पार्टिकल opposite to centripetal force। मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कुलर पाथ है और मुझे कोई खींच रहा है, तो मैं भी अपने आप को बचाने के लिए इक्वल और अपोजिट एक फोर्स लगा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मुझे नहीं पता, बाहर वाले लोग ऐसा मान रहे हैं कि मैं लगा रहा हूँ, सच क्या पता नहीं। सो मैं एक वेलोसिटी से अगर जा रहा हूँ, मेरा मास m है और ये डिस्टेंस r है, तो मैं भी एक फोर्स लगा रहूंगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिक्स होता है, वो इक्वल होता है m is the mass of particle, v is the velocity। इसका मतलब ये है कि गिरने से बचने का एक ही तरीका है, वेलोसिटी लेते रहो, क्योंकि वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना तुम ज्यादा फोर्स लगेगा। सो सर्कुलर पाथ पे जो हमको अपनी ओर खींचता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा कि क्या होता है, बट ये फिक्स होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड, मास पे डिपेंड करेगा। लेकिन इतना पक्का है कि ये हमको गिरने से बचाएगा। इसको लगाने वाले को पता नहीं होता कि वो फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसको बैलेंस फोर्स। कुछ लोग इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, फॉल्स फोर्स। स्यूडो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लगाने वाला है उसको ही नहीं पता, बट तुम नहीं गिर रहे हो तो ये अज्यूम किया जाएगा कि तुम नहीं गिर रहे हो, मतलब तुम भी फोर्स लगा रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड कभी भी निकाल सकते हो, हमेशा यही रहेगा mv स्क्वायर बाय आर। सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, डिपेंड्स कि ये किन दोनों के बीच में लग रहा है, सेंटर और जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उनका आपस का नेचर क्या है। अगर उनके आपस का नेचर ग्रेविटेशन है तो उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G m1m2/r², जो अर्थ और सन के केस में होता है। जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स जो लगता है वो होता है G m1m2/r², और उसको बैलेंस करने के लिए अर्थ एक फोर्स लगाती है जो mv²/r होता है। और यही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स से निकालेंगे, जो हमने स्टार्ट में सीखा। वो सब अगले दिन हम पढ़ेंगे। अभी मैं बस तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, इसकी जरूरत इस चैप्टर में पढ़ना, और उस वक्त मैं सीधा बोलूंगा कि मैंने तुमको बताया था ना, याद है ना, तो तुमको बोलना होगा हाँ सर मुझे बताया था। ये सब बातें तुम्हें याद करनी होगी ध्यान से। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये सब होता है क्योंकि तुम ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हो जहां सब हो। ठीक है।
हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है अब तक जितनी बातें पढ़ा है तो बोले। दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। एक और बात लिखते चलो। देखो मान लो ये दो अलग अलग प्लेट्स है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज के दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे करके दो प्लेट्स लगे हुए, और इसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल आ गया। ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ एक वोल्टेज है, छोड़ो, यहाँ एक वोल्टेज चल रहा है, इसके बीच में क्यू चार्ज तुम प्लेस करो। सो if a charge particle is placed between two plates, then its kinetic energy can be calculated by the formula kinetic energy will be Q into V। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको ध्यान रखना। जब भी कहीं कोई पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल का मतलब ये होता है यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क डन लगता है वो पोटेंशियल है, मतलब V। तो एक चार्ज होगा तो 1V, दो चार्ज होगा तो 2V, तीन चार्ज होगा तो 3V, Q चार्ज होगा तो QV। तो काइनेटिक एनर्जी जो लगेगा उसके ऊपर वो QV ही होगा, वो हम निकाल सकते हैं कभी। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत भी पड़ेगी कई बार। क्लियर रहेगा? हाँ सर। ये सब कुछ बातें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, फिजिक्स से लेके बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कहाँ पड़ने वाली है? हमारे क्लास में आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हर जगह नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है क्योंकि बच्चे फिजिक्स ठीक से पढ़ के नहीं आते, आगे पढ़ना है उनको, और उन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल शुरू होता है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ा दें काम की चीज, इससे पढ़ते वक्त उनको कोई नुकसान ना हो, उनको सब कुछ समझ में आए। और फिर ये सब बातें बहुत डिटेल में तुमको कौन बताएंगे? फिजिक्स वाले सर, जब ये समय आएगा, जब सही समय आएगा। सब कुछ क्लियर हो गया जितनी बातें बताई? कुछ भी पूछना है तो लास्ट के 2 मिनट तुम्हारे डाउट के लिए, एक बार पलट लो, बोलो कुछ भी तुमको पूछना है, कुछ भी नहीं समझ में आया यू कैन आस्क। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज आस्क। सर बोलो। ये आप चैप्टर वाइज करा रहे हो?
चैप्टर वाइज मतलब, हाँ तो पहले तो चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर ही तो करेंगे ना एक बार। हाँ तो ये कौन सा चैप्टर था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करा रहे हैं और इसी में मुझे इन सब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा पढ़ा दिया। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मजबूरी है यार, जरूरत पड़ेगी तो बताना होगा। और जब वो फॉर्मूला आएगा तो फिर तुम कहोगे सर ये आपने क्यों बताया, ये तो हमें पता ही नहीं, इसलिए पहले ही बता दिया। इसमें जितनी बातें बताई है सब इसलिए बताई है कि मुझे इसमें इन सब चीजों की जरूरत आगे चल के पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ सर। वैसे ये सब फिजिक्स की चीजें हैं, बट पढ़ाना हमें पड़ेगा। पढ़ाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पे काम आएंगी। चलो डन। सो अगली क्लास में यही से शुरू करते हैं। ये सब चीजें थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा रिवाइज करके आना। अगले दिन हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे, कैथोड रेज, एनोड रेज, जे थॉमसन, ये सब पढ़ेंगे अगली बार। कैथोड, एनोड, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 3 टॉपिक होगा, कैथोड, एनोड एंड रदरफोर्ड। ठीक है, हाँ सर। तो प्लीज एक बार देख के Okay, आना। अगली बार यहीं से शुरू करेंगे। चलो तब तक ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर। bye, sir. Bye, sir. Bye.